आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बजट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। संसद में आज पेश होगा आम बजट और इसी के साथ जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट से और इस उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने की उम्मीद है और इसी के साथ बजट से पहले शेयर बाजार में काफी तेज उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ शुरू हुए। संसद में आज आम बजट पेश होगा जिसे जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आपको बता दें कि संसद भवन पहुंची है बजट की ये कॉपियां और इस बार पेपरलेस बजट होगा जो कि जनता के सामने रखा जाएगा। देश में चुनावी माहौल के बीच आज सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं क्या होगी और आम लोगों के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर देश की निगाहें टिकी हुई है। इस आम बजट में जनता को काफी राहत की उम्मीद है। वहीं इनकम टैक्स की सीमा में छूट मिलने की संभावना है। वहीं बजट से पहले शेयर बाजार में भी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 582 अंक पर पहुंच गया जबकि निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली। तो जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और सरकार कैसा बजट पेश करती है ये बहुत जल्द ही तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 11 बजे आज बजट पेश किया जाएगा। कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। आम केंद्रीय बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो राष्ट्रपति से मिलकर वित्त मंत्री ने बजट के प्रति कॉपी उन्हें सौंप दी है और इसके बाद वो संसद भवन के लिए रवाना होगी। 11 बजे संसद से पटल पर यह बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश किए जाने से पहले सेंसेक्स में उछाल दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल देखने को मिला और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण मौजूद हैं जो कि आज बजट पेश करेंगी और जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिली है निर्मला सीतारमण और अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट जनता के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट को लेकर बातचीत करेंगी और 11 बजे साल 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था। आम बजट में इस बार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रायसेन से हमारे संवाददाता जुड़े हैं अजय और साथ ही भोपाल से कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कुलभूषण, जनता को बेहद उम्मीद है इस बजट से और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बजट आने के बाद टैक्स में काफी छूट मिलेगी। ऐसे में जनता का क्या कुछ मानना है और किस तरह की उम्मीदें जनता कर रही है इस बार के बजट से? सीधे तौर पे जनता को एक बड़ी उम्मीद है तो हम सबसे पहले पब्लिक और जनता से ही पूछेंगे कि उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, कैसी आपको उम्मीद है? क्या क्या आप चाहते हैं कि बजट में देश के विकास के लिए? देखिए, विकास का मामला जो है वो अभी वैसे ही ठीक चल रहा है, लेकिन क्या है जो महंगाई है उसकी दर थोड़ी कम होनी चाहिए। आम जनता परेशान है। जो गरीब लोग हैं उनकी 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, 300 रुपए में तेल तक के बराबर नहीं ले पा रहे। ये चीज़ होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो भी कुछ कम होनी चाहिए। हम ये तो नहीं बोलते कि बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा है।
और जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी के ऊपर फोकस करके बेरोजगारी के लिए निराकरण निकाले, गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे रोजगार के साधन खोलना चाहिए। और भी लोग हैं, आप बताइए किस प्रकार से आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद तो यही है केंद्र से की बजट से, लेकिन प्रॉब्लम ही और कुछ नहीं है सर। आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है जनता। और ये सीधी और अहम तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें जहां पर निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और जो कि बजट पेश करेंगी आज। ये सीधी तस्वीरें हम आपको संसद से दिखा रहे हैं जहां पर आज बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी, जिसके बाद बजट पेश होगा। करीब 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और इससे पहले बजट पेपर संसद भवन पहुंच चुका है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव भी मौजूद हैं। पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रपति को मिलकर वित्त मंत्री ने बजट की एक कॉपी दी है। इसके बाद वो संसद भवन के लिए पहुंची और इस संसद भवन की तस्वीरें जहां 11 बजे संसद के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। और बजट से पहले शेयर बाजार में भी काफी उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही उछाल देखा गया। तो बजट 2022 पेश होने से पहले वित्त राज्य मंत्री ने पूजा की। तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद है इस बजट से और देखना होगा कि किस तरह का ये बजट होगा। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ बजट से पहले शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। हेल्थ सेक्टर में बढ़त बढ़ने की संभावना भी है और इसी के साथ बजट से शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने की उम्मीद है। और रायसेन से हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जनता को किस तरह की उम्मीदें हैं आने वाले बजट से? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज देश का बजट पेश होने वाला है। लोग इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना हमने भी देश ने किया है, तो हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे इस बजट को लेकर। मुझे ऐसा उम्मीद है कि लेकिन आम जनता इस बजट को लेकर क्या सोचती है, आम जनता की क्या राय है, आम जनता किस प्रकार की उम्मीदें करती है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ रायसेन में कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि बजट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? सुनील राय। सुनील जी, बजट आज पेश हो रहा है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप? बजट आम जनता को देखते हुए बजट पेश किया जाना चाहिए। जैसे खाद बीज को लेकर इसमें भी टैक्स ज़्यादा कर दिए सरकार ने, बहुत परेशान है जनता इसको लेकर भी। और हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक होना चाहिए सरकार को, क्योंकि हेल्थ कोरोना ने इतना परेशान कर रखा है आम आदमी को कि वो अपना खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए हमारे साथ, आपका क्या नाम है? जमशेद जी, कैसा बजट आज पेश होने वाला है, कैसा बजट उम्मीद करते हैं आप, कैसा बजट होना चाहिए? मुझे केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि जो आज बजट पेश हो रहा है ये किसानों के हित में होगा। और शिक्षा जो अपने यहाँ से पिछड़ रही है कोविड-19 के चक्कर में, इसको लेकर एक नई और अच्छी योजना बनना चाहिए जिससे लोग शिक्षित हों। और किसान वर्ग को खाद वगैरह में भी सब्सिडी और फ़ायदा मिलना चाहिए। और मेरी उम्मीद ये है कि पेट्रोल डीजल में जो कर लग रहे हैं, केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, उन्हें भी कम करें, जिससे सबका फायदा होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं अमित सुसावन। अमित जी, बजट पेश हो रहा है, आम जनता आज के बजट से क्या उम्मीद रखा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद 11 बजे संसद भवन में बजट पेश करेंगे। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो एक आम नागरिक होता है देश का, वो ये चाहता है कि बजट में उसको पूरी सुविधा मिले। यानी जो महंगाई होती है, मूलभूत सुविधा, महंगाई पे कंट्रोल हो और
अभी वर्तमान स्थिति में जो कोरोना चल रहा है, कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि वो चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी करे ताकि हर व्यक्ति का इलाज सामान्य, सुलभ और सस्ते तरीके से हो, क्योंकि उसे प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। चलिए, आप तो उसको प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, आम आदमी क्या इस उम्मीद को लेकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, क्या सोचते हैं? मैं मोहम्मद फतेह मंसूरी मैं बजट से केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके लिए कुछ राहत मिलेगी घरों के सामान के लिए। सिलेंडर महंगे हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, GST मतलब कहने बढ़ गई है, उससे लोग परेशान हैं। इससे मतलब कहने का लोगों की जीना मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो गई, आमदनी बढ़ने के साधन बढ़े। आप बताइए, पेट्रोल डीजल की बात की भैया ने, आप कितने सहमत हैं? क्या आप रसोई गैस से क्या उम्मीद करते हैं? महिला गृहिणी आप क्या उम्मीद करेंगे? जैसे कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर वितरित करे थे, ये एक अच्छी योजना थी, लेकिन दिन पे दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उससे आज उनका चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ जा रहा है। तो मेरा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि इन पर विचार करें और इनको ऐसा करें कि गरीबों को जो सुविधा दी है वो ज़िंदगी तक बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी जो है उसकी उम्मीद है कि रसोई गैस कम हो, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आए। वहीं सबसे मेन चीज़ है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो देश में चल रही है, अभी वर्तमान में देश कोरोना की तीसरी लहर से भी निपट रहा है, तो उसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी व्यवस्थाएं करना अभी आवश्यकता है। वहीं आम जनता जो है बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। आम जनता का कहना है कि बजट को ऐसा बजट आना चाहिए जिससे हर घर का आदमी इसमें अपने आप को ये महसूस कर सके कि हमारे लायक बजट है। जिसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं वो पुरुष होते हैं, जो कि अपने व्यवसाय के लिए गाड़ियों से जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हो जाती हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको, खास तौर पर युवा और घर के पुरुष जो कि सबसे ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जब से बाजार में आई हैं, एक क्रांतिकारी युग शुरू हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में। आम आदमी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ, वाहनों की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से यह है कि पेट्रोल डीजल की जो मार है वो आम आदमी की जेब पर पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल की मार है वो मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आई हैं, 65,000 70,000 की लागत कीमत से शुरू होती हैं और करीब 100 किलोमीटर चलती है, तो आदमी को लगता है कि लोकल के हिसाब से घूमने के लिए हमको ये वाहन ठीक है आकर चार्ज करना है और फिर हम 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। तो एक आदमी जो है ना वो इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हो रहा था, अब उसका इस इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जाने का निश्चित रूप से उसका ऐसा मन है। और आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो बिक्री है वो बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं, जो जेंट्स हैं, जिनकी रसोई पर सीधा फर्क पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ जाते नजर आ रहा है, ताकि आदमी की बजट जो है, उसकी रसोई जो है, उसका बजट बिगड़े नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा यह भी जा रहा है क्योंकि कोरोना का दौर है, इससे पहले भी जब बजट पेश किया था कोरोना था, और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये भी है कि हेल्थ सेक्टर में बेहद अच्छी तरीके से ये बजट हो ताकि उसमें छूट मिले और लोगों को अपने इलाज कराने में किसी तरह की परेशानियां ना हो। हम चाहेंगे वहाँ मौजूद लोगों से आप बातचीत करें और जानें कि यदि हेल्थ सेक्टर में किस तरह के बदलाव होने चाहिए और बजट में कितनी राहत हेल्थ सेक्टर को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपका जो सवाल है, बजट जो आज पेश हो रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आप सरकार से कोरोना को लेकर कैसी उम्मीद करते हैं कि सरकार कैसा बजट लाए? कोरोना के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या व्यापक तैयारियां होना चाहिए और किस प्रकार का बजट चिकित्सा के क्षेत्र में होना चाहिए? आम आदमी की जो स्वास्थ्य उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है कोविड से। तो मेरी सरकार से उम्मीद है कि ऐसा एक बजट लेके आए जिससे आम गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके। और सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो उनके काफ़ी ज़्यादा है, आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो मैं सरकार से ऐसी उम्मीद लगाता हूँ और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा भी है केंद्र सरकार पे कि
चिकित्सक के मामले चिकित्सक सुविधाएं ऐसी उपलब्ध कराएं जिससे आम गरीब आदमी उसका फायदा उठा सके। चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में आपने बोला कि आम आदमी की बजट से बाहर है, तो कैसा बजट आप चाहते हैं? क्या प्रावधान आना चाहिए कि कोरोना काल में अगर कोई गरीब बीमार होता है या आम आदमी बीमार होता है तो कैसा इलाज करना है? सारी जो सुविधाएं हैं वो शासकीय अस्पताल जो भी हैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या तहसील स्तर पे उनमें गैस ऑक्सीजन है और जो भी जाँच होती है उनकी सुविधाएँ होना चाहिए काफी रूप से, ताकि आदमी प्राइवेट अस्पताल में ना जाए। प्राइवेट अस्पताल का जाँच आम आदमी के से बाहर है, ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी की जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में मांग ज़्यादा है। कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी देश में चल रही है, हालांकि कोरोना की संभावित जो तीसरी लहर थी वो चल रही है और अब धीरे धीरे कोरोना की तीसरी लहर से भी देश निपटता जा रहा है। हालांकि अगर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में 18-18, 20-20 घंटे काम किया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने भी इतनी शालीनता से देश को कंट्रोल करके रखा, लोगों का उत्साह कम नहीं होने दिया और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है देश। और अब धीरे धीरे इस तीसरी लहर से भी खत्म हुई जा रही है और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी भी अब देश से खत्म हुई जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।